बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। आज एक बार फिर उसी ऐलान को दोबारा दोहराया गया है और ये कहा गया है कि अब अपोजिशन के साथ बातचीत की जाएगी और अपोजिशन जमातों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। ये तहरीक कैसी होगी, किस नौयत की होगी, क्या हिकमत अमली होगी, सियासी तौर पर आज के प्रोग्राम में कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का एक से बाद दूसरा फैसला उनके लिए बहुत सारी तनकीद का बायस बन रहा है। पहले 26वीं आईनी तरमीम की गर्द अभी बैठी नहीं थी। पीका एक्ट की तरमीम पर भी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है, जहाँ पर वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि पीका एक्ट में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत हो सकती है, मुशावरत हो सकती है, लेकिन शायद जो बाकी फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी हो, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हों या दीगर सियासी जमातें हों, उनको लगता है कि इस मुशावरत के लिए अब देर हो चुकी है। हुकूमत के एक और फैसले की खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनको लाया जा रहा है, सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी के साथ, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहरान जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं। आज जो कल अगर बात की जाए तो एक और ख़त सामने आया। उस ख़त के मतन के मुताबिक ये कहा गया है इन जजेस साहिबान की तरफ से कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से ना जज लाया जाए, ना ही उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। साथ में ये भी कहा गया कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, वजूहात भी बताई जाएँ कि आखिर ये जजेस क्यों लाए जा रहे हैं। असल कहानी इस सारी सूरत हाल की ये है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में नए 8 जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। और ख़बरें ये हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, वो मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस में शामिल होंगे। उनकी इस तैनाती के बाद इस्लामाबाद में नए चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल और मरहला सामने आएगा। जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाता है। इस वक्त अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब दूसरे नंबर पर हैं और तारिक जहांगीरी साहब तीसरे जज हैं सीनियरिटी लिस्ट पर। आपको याद होगा कि 6 जजेज ने अदलिया में जो मुदाखलत है उसके खिलाफ एक ख़त लिखा था, जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया था। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के अलावा 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो उन 6 ख़त लिखने वाले जजेस साहिबान में शामिल थे। इसीलिए मोहसिन अख्तर कैनी साहब कहते हैं कि अब जो कुछ भी हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद से, ये सारा का सारा तनाज़ा उस ख़त की वजह से है। क्या वाकई हुकूमत नहीं चाहती कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस लगें? क्या वाकई डोगर साहब को ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है? कानूनी तौर पर यह अमल दुरुस्त है? क्या जो जजेस तैनाती के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस तरह की तैनातियों की इजाज़त देते हैं या नहीं देते? क्योंकि आइन में अब जो 200 शिक है उसके तहत तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज को ला सकते हैं, लेकिन असल झगड़ा है क्या और वजूहात क्या है और इस झगड़े से निपटा कैसे जाएगा? आज के प्रोग्राम में कुछ इसकी बात भी करेंगे। ये भी याद रखिए कि वो 6 जजेस जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ ख़त लिखा था, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उन जजेस में शामिल नहीं थे। और अब जो नया ख़त है जिसमें 5 जजेस के दस्तखत हैं, 2 के नहीं हैं, जो 2 नहीं हैं शामिल उनमें भी मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस ख़त लिखने वालों में भी शामिल नहीं हैं। अदलिया के इस बहरान की असल वजूहात क्या है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में एक और भी बड़ा मसला है, वो दहशतगर्दी का है। पिछले 24 घंटे में 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और इस तरह के जो ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड वो मुसलसल जारी हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम पहले कुछ सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मियाँ रऊफ़ अता साहब जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, रियासत अली आज़ाद साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और कमर मिकन जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर कोर्स को कवर करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आपने तो कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे और हमने कमेटी भी तहलील कर दी है, लेकिन स्पीकर ऑफिस की जो खबर है वो ये कहते हैं जी कि स्पीकर साहब ने कहा है कि ये मुज़ाकराती कमेटियाँ कायम रहेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली अपना रही है? हुकूमत के साथ हर तरह की इंगेजमेंट आप लोगों ने ख़त्म कर दी? देखिए, मेरी तो इत्तला कुछ और ही थी। मैंने तो कल सुना कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनकी कमेटी भी तहलील हो गई है और ख़त्म हो गई है। अब स्पीकर हाउस ऑफिस जो है वो कुछ और कह रहा है, तो उसकी मुझे इत्तला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने
उनके मुनाफिकाना और गैर संजीदा रवैये की वजह से उसको तहलील कर दिया था, तो फिर उनको ये स्किट्स और ये छोटे-मोटे तमाशे करने का कोई फ़ायदा नहीं था कि हम बैठे हुए हैं 31 तक और हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आए। व्हेन वी हैव कन्वेड कि भई आपने ये जो हरकतें की हैं, आप सबूताज़ कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को, तो इट्स ओवर, तो दैट वाज़ ओवर। तो अभी तो उनके साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट जो है जो जो वो इस हुकूमत वक़्त के तो लोग नहीं हैं हो वो रही। ये भी कह रहे हैं कि हमें वजह भी नहीं पता कि पीटीआई ने बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म क्यों कर दिए हैं, क्योंकि एक डेडलाइन आपने कहते दी हैं हुई थी। तो क्या ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे आप लोगों ने फैसला किया कि ये वाकई गैर संजीदगी है, क्योंकि आपने खुद भी तो वो है 31 ना की वो डेडलाइन दी हुई थी। नहीं, नहीं, हमने कोई 31 की डेडलाइन नहीं दी थी। हमने 7 दिन कहे थे, 7 दिन पूरे हो गए और जिस दिन वो पूरे हो रहे थे, रात 12 बजे पूरे हो जाने थे, उसी दिन बल्कि उससे 1 दिन पहले इन्होंने हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे हमला कर दिया और वहाँ पुलिस भेज दी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने की कोशिश की। खान साहब को रिपोर्ट हुआ और फिर ये फैसला हुआ और ये बिल्कुल ठीक फैसला हुआ कि भाई जुडिशियल कमीशन बनाने का आपका प्रोग्राम कोई नहीं है। आपने उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं किया है। टीओआर से बाद में भी हो सकते थे चौथी नशिस्त में, आप उसका नोटिफ़िकेशन तो करते। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हम बारहा कहते रहे, आपने एक दफ़ा मुलाकात फैसिलिटेट की और वो भी आप देखें कितने कंट्रोल्ड माहौल में एक बंदे 6 बैठ नहीं दे सकते एक कमरे में। हुँ। 10-12 दिन लग गए उस मुलाकात के हवाले से। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा खान की फैमिली, खान की ज़ौजा, खान की हमशीरा के खिलाफ इस दौरान शुरू हो गया। ये सब कुछ आपने किया और फिर आखिरी वही बात, ना जुडिशियल कमीशन, ऊपर से हामिद रज़ा के तर्जुमान के मदरसे पे हमला, तो ये खत्म होने थे। अभी भी ये कहते हैं कि हमें वजह नहीं पता, ये पागल है। सारी दुनिया को वजह पता है। हम पिछले 10 दिन से कह रहे हैं कि वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है। इवन व्हेन कमिटी वाज़ देयर हम बता रहे थे कि गैर संजीदा है। तो अभी भी ये कहते हैं हमें वजह नहीं पता, तो बस ठीक है, फिर अच्छा, व मौजा-किरा व नहीं वजह वजह पता के तो ढूँढो हवाले से जाके वजह। हुकूमती जो बहुत सारे ओहदेदारान हैं, वो ये दावा भी करते हैं कि आपके मुज़ाकरात असल में कहीं और हो रहे थे और आपको कहीं और से ना हुई, इस वजह से आप इस सियासी मुज़ाकराती अमल से भी निकल गए हैं। इस दावे में कितनी नहीं, सदाकत है? नहीं, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसलिए कि राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं कि जी नहीं, हमने कन्फर्म कर लिया है इनके मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे। पता करें ना, एक तो इन्हां दे अपने बयान नहीं रलदे ना आपस विच। ये भी हुँ। एक अजीब-अजीब कहानियाँ और कैरेक्टर्स हैं, आइटम हैं ये सारे। एक कुछ कह रहा होता है, एक कुछ कह रहा होता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मैंने खुद सुना 2-3 दिन पहले कि जी हमने कन्फर्म कर लिया, इनकी कहीं बातचीत नहीं हो रही। ते ओ लामेओ असी भी तो कह रहे हैं पिछले कई दिनों तो कि हमारी कहीं बातचीत नहीं हो रही। ठीक है जी। तो हमारी बातें सुनने करने से पहले ये आपस में मशवरा-वशवरा कर लिया करें, तो इनके लिए मुनासिब होगा, इनको सुर्ख़ी नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ जब हमारे कायद इमरान खान साहब ने कह दिया कि यही मुज़ाकरात थे, यही हो रहे हैं और कहीं नहीं हो रहे, तो बस नहीं हो रहे। सेकंडली, हुँ। अगर कहीं हो भी रहे होते, सपोज़, आई सेड सपोज़ हो भी रहे होते, जी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं और एस्टेब्लिशमेंट इतने ज़्यादा एक पेज पे हैं और वो मेरी कमर पे इस तरह खड़े हैं, मफ़हूम गुफ्तगू का ये था कि 75 सालों में आज तक ऐसे नहीं है। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਐਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाने का एक आपको एक पेशकश की, एक ऑफ़र की वज़ीर आज़म साहब ने, और उनके जो इरफ़ान स्टूपिड बात सिद्दीकी है ये। साहब और बाकी लोग कह रहे थे कि इस पेशकश का पीटीआई को फ़ायदा उठाना चाहिए। स्टूपिड बात है, वो बेचारा इरफान सिद्दीकी कभी एमएनए नहीं ना रहा ना, वो सेनेटर बन के आ जाता है, उसको वो उन्होंने रखा हुआ है, कहीं न कहीं उसको फिट कर देते हैं। बात ये है कि हाउस क्या होता है और हाउस का डेकोरम क्या होता है और हाउस की ताकत क्या होती है और हाउस की कमेटी की ताकत क्या होती है, मैं आपको उसका मिसाल दे देता हूँ। एक तो इस हाउस जिसमें फॉर्म 47 के इंस्टॉल्ड लोग बैठे हैं, मैंडेट चोर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन यानी कि पीटीएम का हर आदमी जो है, हर आदमी, हर आदमी जो है वो बिल्कुल स्टोलन मैंडेट के ऊपर बैठा है। अच्छा, अब एक ऐसी पार्लियामेंट की और ऐसे हाउस की कमेटी हम बनवा लें जिसमें फॉर्म 47 के मैंडेट चोर बैठे हैं। सेकंडली, अगर बन भी जाए तो मैं आपको एक कमेटी का पहले एक कमेटी का मैं आपको फेट बता देता हूँ। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पूरी दुनिया की पार्लिमानी तारीख में कलक मली गई थी, जब 12 पार्लियामेंटेरियंस को रात के अंधेरे में अगवा किया गया था नकाबपोशों के थ्रू और फिर पुलिस के हवाले किया गया, फिर हम 10 दिन जेल में रहे, मैं उसमें शामिल था। जी। तो हमारी गैर मौजूदगी में बड़ा जोश आया, बड़ी गैरत आई हाउस को भी और इस पार्लियामेंट को भी। इन्होंने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का हेड बना दिया खुर्शीद शाह साहब को। और हम खैर 10 दिन गुज़ार के हम आ गए, फिर हम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी थे, हम आ भी जाते थे, स्पीकर बुला लेता था। उस कमेटी की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, उस कमेटी ने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं ली,
उस कमेटी के चेयरमैन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। हम में से जो अगवा होने वाले थे किसी को नहीं बुलाया और जो पुलिस वाले थे उनको नहीं बुलाया और जो असल अगवाकार थे जिनका आज तक पता नहीं चल रहा उनके हवाले क्या हुआ है? हुँ। ये तो इनकी औकात है। मतलब है इनके अपने एमएनए पार्लियामेंट में से अगवा हो जाते हैं और ये पार्लियामेंट की उसके लिए वो मौका है, आप ज़हन में रखिएगा। जब मैंने वापस आके स्पीच डिलीवर की, तो इतने जज़्बाती हो गए मेरी बातें सुन के स्पीकर साहब, वो कहने लगे कि मैं बस इसका मतलब मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए, मुझे चले जी, जाना जी, चाहिए बिल्कुल वो। याद है मुझे। मतलब है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो रिज़ाइन करने को तैयार हो, मगर काम करने को तैयार नहीं हो, हाँ? रिज़ाइन करने के लिए तैयार है। वो अच्छा कहते अब हैं ना कि अच्छा अब ये तो वो तय कहते हैं हो ना वो गया। थल में एक जी, जी। हमारे इलाके में कहते हैं कि वो जान तो चाहिए तो ले ले मगर वो पंजाबी का है बछोड़ दे। हाँ, चले वो फिर बात और तरफ चली जाएगी। चलें, दूसरी बात मुझे अब ये बताइए कि अब आप लोग डायलॉग के प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं, चाहे कहीं और हो रहे थे, नहीं हो रहे थे या अभी आप कहीं और मुज़ाकरात करना चाहेंगे? क्योंकि पहले पीटीआई का यही मौक़िफ़ था, इमरान खान साहब कहते थे उन्हीं से बात करो जिनके पास ताकत है। पी अभी भी आप यही। पीटीआई पीटीआई विल टॉक टू एनीबॉडी खान साहब के हुक्म से पाकिस्तान के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, हुँ, डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ये जो इम्प्रेशन लोगों ने देने की नाकाम कोशिश की थी कि कोई डील है या कोई ढील है, अगर देखें ना कोई डील-वील होती तो जिस दिन इमरान खान साहब को 14 साल की नाहक सज़ा हुई, साथ उनकी ज़ौजा को भी सज़ा हुई, तो हम तो उसी दिन उसी को बहाना बना के मुज़ाकरात में से बाहर आ जाते ना। मगर आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा करें कि वी डिडन्ट। वी स्टेड इन द दैट कमिटी एंड वी हमने कहा कि हम इनकी वो कहते हैं ना कि कूड़े ਨੂੰ कूड़े ਦੇ घर ताईं पहुँचाओ। तो कूड़िਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कूड़िਆਂ ਦੇ घर ताईं पहुँचा छड़िया जी। सो दिस इज़ अबाउट इट। अच्छा एक और बड़ी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है आप जो आपकी बात आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के और पार्टी के ऊपर ये बड़ा तासुर जमा हुआ था बहुत सारे वीलॉगर्स बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे थे कि पीटीआई वाले जो है वो सदर ट्रंप की जो इनाग्रल एड्रेस था उसका इंतज़ार करते बेसब्री से कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे खान साहब के हवाले से उन्होंने तो जिक्र भी नहीं किया क्या नहीं, वाकई नहीं, नहीं। पार्टी पॉलिसी में देखिए, कहीं पे इस बात पे गौर खोज हुआ या जो जुल्फ़ी बुखारी नॉनसेंस। वगैरह दावा कर रहे थे पार्टी इज़ ऑन बोर्ड फॉर कोई दैट। दावा नहीं कर रहा था। ज़ुल्फ़ी बुखारी ने भी कोई ऐसा दावा-शावा नहीं किया और मैं नहीं समझी तो स्टूपिड सी बात है, नॉनसेंस सी बात है कि जी हम लोग ने हम कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी या कोई इस किस्म का काम कर रहे थे, हम उम्मीद लगा के बैठे थे। तो बड़े-बड़े सहाफ़ी हमने जो आपके हामी नज़र आने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी कह रहे थे कि देखिए जी मैं ये भी नहीं मैं नहीं मुझे नहीं समझते कि हामी नज़र आने वाले जितने मर्ज़ी हों, हामी जो भी हो अक्ल तो उसकी अपनी होती है ना जी। मतलब हुँ, है कि मेरे हामी बहुत से हैं, हर किसी की देखने में, सोचने में और काम करने में फ़र्क होता है। कोई हामी ने साडा मेहरबान है, वेल विशर है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसकी मोहब्बत है इमरान खान से और इस पार्टी की। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो वो कह रहा है वो पार्टी पॉलिसी और जो पार्टी के बारे में वो एनालिसिस दे रहा है वो ठीक है। हुँ, आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बंदे ਜਿਹੜਾ है वो फिर व्यूअरशिप थे वो लंबा चौड़ा काम है, वो ठीक है हम उसके खिलाफ नहीं है, हर आदमी को हक है पैसे-वैसे कमाने का। तो वो फिर उसमें इतनी तहकीक नहीं करते। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं टीवी पे पिछले 15-20 दिनों से मुसलसल और उससे पहले भी कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सही। हमने क्यों ये एक्सपेक्ट करना था? हमने ये क्यों बात करनी थी? आप मेरी टाइमलाइन पे चली जाएँ, आप मेरे टॉक शोज़ देख लें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं। वी हैव बीन ट्राइंग टू डिस्पेल दिस तासुर कि यार बस करो, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो भई? उन्होंने किसी ने आके फ़ोन करके सानू छुड़ा लें। मतलब अच्छा ये वो है ना वो गुलाम ज़हन के लोग हैं, जो अ, टेलीफ़ोन ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ कतर ਤੋਂ जहाज़ आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ फिर वो बह ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ फिर कोई सऊदी अरब चला जाता है, फिर वहाँ पे उनको कोठियाँ मिल जाती हैं, वहाँ पे उनको जगह मिल जाती है कारोबार उन्होंने कहा इमरान खान भी पता नहीं कोई इंदा ही काम करेगा। अच्छा ये बा काम तो इमरान खान साहब चाहते तो पहले दिन हो जाते, आखिर बट ही में मुझे नेवर वांटेड बताइए इट। कि जो अली बिन गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से हटाया गया उसके बाद अब ये खबरें भी चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के इम्कानात भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ऐसे कोई इम्कानात? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लफ्ज़ से हटाया गया, उस पे इमरान खान साहब ने बहुत से लोग इसके ऊपर ही लंबा-चौड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मैं तो खुद कोई बात इसलिए नहीं करता हूँ कि फिर लोगों को तो ये होता है कि जी आप क्यों बात कर रहे हैं? आप तो पार्टी के तर्जुमान हैं, आप तो कोई केपी के नहीं हैं। केपी भी मेरी पार्टी का हिस्सा है और मैं पूरे पाकिस्तान में पार्टी का तर्जुमान हूँ। तो मैं खान साहब को कोट करूँगा यहाँ पे। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अदालत में वकीलों से और मीडिया के लोगों से खान साहब ने बात करते हुए कहा कि मैंने अली अमीन के कहने पे, उसकी मसरूफियत के बायस,
उसने मुझे कहा कि इतनी मसरूफियत हो गई है दोनों ओहदों की वजह से कि मैं नींद पूरी नहीं कर सकता। खान साहब ने कहा कि मैंने अली अमीन की रिक्वेस्ट पे सदर जो है, वो नया लगाया है और उसके कहने पे मैंने ये सदर तब्दील किया है। मुझे चीफ मिनिस्टर पे, उसकी काबीना पे और केपी के तमाम वर्कर्स पे पूरा-पूरा एतमाद है। दैट्स व्हाट ही सेड। हुन प्रॉब्लम ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ नौजवान जाते ने अंदर वो फिर चस्के वाली गल्लां लेके आते ने फिर जो उन्होंने पूरा नैरेटिव 2 दिन बनाया होता है अगर खान उसके खिलाफ कोई बात कर दे फिर वो पट्टियाँ बड़ी-बड़ी नहीं चलती हैं। हम्म। वो यही होता है। खान सेड इट वेरी क्लियरली आपके चैनल का भी अगर कोई साथी होगा तो आप पूछ लें वहाँ पे मौजूद होगा। तो जब खान ने कह दिया तो फिर ये हटाए जाने वाली बात तो गलत होगी। रह गया और इसी में आपके दूसरे सवाल का जवाब भी था। ही रिपोज़ हिज ट्रस्ट इन हिज चीफ मिनिस्टर। हम्म। जो जो आखिरी मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे वकास साहब कि क्या पार्टी में कोई जो तब्दीलियाँ भी हुई, पंजाब में भी कुछ तब्दीलियाँ हुई, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पंजाब बिलखुसूस वहाँ से कुछ मायूसी रही है खान साहब को, जो पीछे एक एहतजाजी सियासत थी। अब क्या दोबारा आप एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं? हिकमत कोई अमली खान हिकमत साहब को अमली क्या कोई होगी? ग्रैंड मायूसी नहीं है। अपोजिशन अलायंस का एजेंडा क्या होगा? मकासद क्या मैं होंगे? बताता हूँ किस किस को आप उसमें शामिल कर मैं रहे आपको हैं? जी। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये खान साहब को कभी कोई मायूसी नहीं पंजाब वालों से। ठीक है। पंजाब ने इस वक़्त भी नेशनल असेंबली में जितने भी एमएनएज़ हैं, पंजाब के एमएनए 60 प्लस है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो लेके दी। 9 मई में भी अगर एफआईआरों की तादाद देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। 9 मई पे भी अगर असीरों की तादाद देखें तो पूरे पाकिस्तान में जितने असीर, जितनी गिरफ्तारियाँ, जितना टॉर्चर, जितनी फसाइयत पंजाब में हुई, पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं। एंड इमरान खान साहब अंडरस्टैंड्स दिस। और केपी में तो ये फसाइयत और ये बदमाशी 8 फरवरी को खत्म हो गई क्योंकि उनकी हुकूमत आ गई। मगर पंजाब में तो आज की डेट तक भी ये जो पीडीएम 2 है, एक्सटेंशन जो पीडीएम 1 की है, ये वही फसाई पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं जो इन्होंने इलेक्शन से पहले 9 मई से 8 फरवरी तक रखी। तो कोई ये कहे कि पंजाब से खान मायूस है, खान पंजाब से बिल्कुल मायूस नहीं है। खान साहब ने हमेशा उनको हौसला दिया है, बैकअप किया है उनकी एफर्ट्स को क्योंकि नामुमकिन से मामलात हैं, बहुत सारा सख्ती है, निकलने नहीं देते, बेहूदगी है, जी। ज़ुल्म है, फसाइयत है। तो उस हवाले से पंजाब में तब्दीली भी कोई नहीं की है। एडिशन हुई है, एक चीफ ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, वो आपको पता है तंज़ीम नौ के हवाले से होते हैं, उनका तंज़ीमों में कोई एज़ सच वो कैडर में नहीं बिल्कुल आते ठीक है। मगर वो कुछ ग्रैंड तंज़ीम नौ अलायंस के के हवाले बारे से में भी होते हैं बता और दीजिए। आलिया हमज़ा जी। मैं पहले 1 लाइन और आलिया हमज़ा बड़ी अच्छी एडिशन है, बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ कि उनके आने से पंजाब में जो चीज़ें हैं वो गैप्स फिल होंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ग्रैंड अलायंस के अंदर हम हर जमहूरियत दोस्त पार्टी को, फर्द को, ग्रुप्स को हम कॉल करेंगे, हम रीच आउट करेंगे, सबके पास जाएँगे, हम गए हैं। जीडीए के साथ मामला तय पाने वाले हैं, तातुल आ गया था मौलाना के साथ, 26वीं तरमीम के बाद वो तातुल खत्म हुआ है, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। खाकान अब्बासी साहब ने एक नई पार्टी बनाई, उन तक हमारा वफ़्द पहुँचा, जमात इस्लामी वालों के पास हमारे लोग गए। मैंने कहा अफराद अब जैसे मुस्तफा खोकर ही इज़ नॉट इन एनी पार्टी बट ही इज़ बड़ी मौसर आवाज़ है उसके उसको उसको मिले। हमें तो एक-एक आवाज़ चाहिए जो कि हमारे साथ हम आवाज़ होके इस निज़ाम के लिए खड़े हो सकें, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो वी विल कॉल एवरीबॉडी एंड देन वी विल सी कि हमारे साथ चलता कौन है। इसमें किसी को कायल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई फर्स्ट इंस्टेंस में ही हमारे साथ आ जाएगा तो दिस विल कीप हैपनिंग। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी जी। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की असल कहानी और मकासद क्या हैं और अदलिया के अंदर हो क्या रहा, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की अदलिया को एक तरफ रैंकिंग का इशू अगर देखा जाए तो एक बहरान है कि हमारी अदलिया की परफॉर्मेंस क्या है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परफॉर्म कितना बेहतर करता है, केसेस की पेंडेंसी को देखा जाए। और दूसरी जानिब जो सियासी माहौल में अदालतों को सियासी अखाड़ा बनाया गया, उसके बाद से वो सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान शुरू हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद से और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई उसके बाद से गर्द बैठी नहीं थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहरान जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। आखिर ये जो प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं इनका वाकई सियासत से कोई ताल्लुक़ है? इनको इन इश्यूज़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए? अगर सियासत हो रही है तो कौन कर रहा है? और इस सारे मसले का हल क्या है? क्योंकि आम आदमी इंसाफ की तवक्को में अदालतों की तरफ देखता है और अदालतों में जजेस खुद ही
कहीं ना कहीं एग्रीव्ड पार्टी के तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं। ऑनरेबल जजेस की अगर बात की जाए तो इससे पहले आपको याद होगा 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ख़त लिखा था। अब 7 जो जज साहिबान हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है जो कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को लाना गैर कानूनी है, आइन के मुतसादिम है? जो रूल्स हैं जजेस की तकर्री के कानून के मुताबिक उसके मुतसादिम है? ये वो सवाल है जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। और आज वकला कन्वेंशन भी था लाहौर में। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पे भी वकला की एक बड़ी तादाद एहतजाज कर रही थी और अब उसमें साथ ही पेका भी शामिल हो गया है। उस पर भी वकला जो हैं वो पेका एक्ट के ऊपर भी सहाफ़ती बरादरी के साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो मुझे ज्वाइन करें जी मियां राउफ अता साहब जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और कमर मेकर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो कोर्ट्स के मामलात को कवर करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। बहरान लफ्ज़ दुरुस्त है, अगर अदालती मामलात में कभी एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तो इन अदालत का नोटिस हो रहा है, कभी बेंचेस के ऊपर एक लड़ाई पड़ी हुई है और ज़ाहिर है आम आदमी देख रहा है कि अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसको वाकई बहरान कहना चाहिए या आप इसके लिए कोई और लफ्ज़ तजवीज़ करते हैं? अब ये मामला स्टिल पेंडिंग है। यकीनन डिवीजन नज़र आ रही है, एक बहरान की शक्ल मौजूद है वहाँ पर। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 5 जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा है, उसमें भी उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया है कि दूसरे सूबों से या दूसरी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट से कोई जजेस वगैरह को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ट्रांसफ़र के पीछे शायद उनका ये ख़दशा है कि उनको वहाँ ट्रांसफ़र के बाद कंफर्म करने के बाद या उसके बाद चीफ जस्टिस भी नामज़द कर दिया जाएगा। ये इस तरह की सूरत-ए-हाल तो सामने आ रही है आपको। लेकिन आप जब क्लियर कट कोई सवाल करेंगी कि वाक़ई ये इख्तियार है या नहीं है सदर पाकिस्तान को ट्रांसफ़र जी, करने का एक हाई मैं कोर्ट रूल्स के पे आती हूँ कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। लेकिन रियासत अली आज़ाद साहब से भी पूछ लूँ। रियासत साहब, हुकूमत ने तरमीम की 26वीं आईनी तरमीम और उनका ख्याल था कि ये जो अदलिया में तकसीम है और अदलिया में जो तज़ादात हैं उनको ख़त्म करेगा और अदलिया के वक़ार की बहाली और उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर जो यकीन है आम आदमी का उसको बढ़ाएगा। क्या अब तक जो कुछ हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद से आपको लगता है कि बाकी मकासद पूरे हुए इस आईनी तरमीम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 26वीं तरमीम जो है, मेरा अपने मोहतरम रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरा अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू है। मेरा ज़ाती राय है कि जो 26वीं तरमीम है उससे आज़ाद अदलिया की जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई। उसका जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल था वो ख़त्म हो गया। उसके अंदर जो जुडिशल स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया। उसके अंदर आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 जो था उसमें लिखा गया था कि अदलिया को इंतज़ामिया से प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स आपने उनको अलग करना है। बाय विर्चू ऑफ दिस अमेंडमेंट अदलिया को उठा के इंतजामिया की गोद में रख दिया गया। वहाँ जो जुडिशल कमीशन है उसमें मेजॉरिटी है हुकूमत की और उसमें दो मेंबर ऐसे भी हैं कि जिनको स्पीकर नॉमिनेट करता है। एक है जो माइनॉरिटी की सीट पे आता है और एक टेक्नोक्रेट की सीट पे, जिनको स्पीकर नॉमिनेट करेगा। आप जो खुद इलेक्टेड नहीं है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनात करेंगे। बाकी हमारा तो ये हमेशा ये नजरिया भी रहा है, सोच भी रही है कि जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट है उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया था। हम आज भी वो चाहते हैं कि सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। कमर, अब खबर ये है कि डोगर साहब को लाया जाएगा और वो सीनियरिटी की जो लिस्ट है उसको साइड पे रखते हुए उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाएगा। ये खबर भी बताइए। और जो ख़त लिखा गया है उसमें 2 जजेस के नाम हैं, लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, लेकिन उनके दस्तखत नहीं है। तो अब ये 7 जजेस का ख़त है या 5 जजेस का ख़त है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो ख़त की जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये 5 जजेस का ही ख़त है, क्योंकि 2 जजेस के इसके ऊपर सिग्नेचर मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें अरबाब ताहिर साहब की, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की, तो इनमें से अरबाब ताहिर साहब पहले जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था
उसमें शामिल थे, मियां गुल उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन एक चीज और भी आपको याद होगा, इन 6 जजेस से पहले भी ये मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया गया था। उस वक्त भी एक खत लिखा गया था और उसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे। तो अगर हम टोटल देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल वाले खत के बाद अब 3 दफा खत लिखकर वही उसी किस्म के तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। दूसरा जो आपका सवाल है कि 2 जजेस को और डोगर साहब को लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर तनाज़ा अभी इस वक़्त अच्छा ख़ासा मौजूद है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि जब जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएँगे तो उनकी जो सीनियरिटी है, वो नया हेल्प होगा और उनकी जो सीनियरिटी है वो उनके साथ ट्रैवल नहीं करेगी। इस सूरत में नए आने वाले जजेस जो हैं वो सबसे जूनियर होंगे और अगर इस वक़्त उनका अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद फिर देखना होगा कि हुकूमत कौन से मेयर्स को लेती है और किस तरीके कार के तहत उनको यहाँ तक लेकर आती है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये जो शिक थी आर्टिकल 200 की, उसको पहले डाला गया जब मौलाना साहब के साथ इस पर गुफ्तगू हो रही थी, बाद में उसको निकाल दिया गया था। तो इसके ऊपर बहरहाल जब भी ये काम होगा और बेसिकली जो जजेस नए लाने की कोशिश की जा रही है, इस वक़्त जो तनाज़ा है वो तो है चीफ जस्टिस का ही, कि जब आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। तो और इसको वैसे सीनियरिटी हुकूमत में जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब मोस्ट सीनियर जज जी हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहना चाहूंगा कि ताकि कोई ढकी छुपी बात ना हो, सिस्टम को उनसे खतरात इस वक्त मौजूद है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे तो फिर किसी सूरत भी जो हुकूमत के मामलात हैं वो इतना स्मूथली नहीं चल सकेंगे जितना जस्टिस आमिर फारूक की मौजूदगी में चल रहे थे। क्योंकि एक चीज ठीक। जो हमने वाज़े तौर पर नोट की है, हर वो केस जो अगेंस्ट द पीटीआई या इमरान खान आ रहा था उस वक्त या हुकूमत के मुखालिफ आ रहा था, वो केस या तो डिले में चला जाता था या अगर फिक्स होता था तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की ही कोर्ट में फिक्स होता था। तो नहीं, इस वो तरह जस्टिस से आमिर कुछ फारूक के कोर्ट से तहफ्फुज़ात वैसे जजेस के पीटीआई को रिलीफ भी मिलता रहा है। लेकिन मैं एक जरा ब्रेक ले लूं। रियासत साहब मुस्कुराए थे इस बात के ऊपर कि हुकूमत नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों। ये चाहना ना चाहना और उसकी बुनियाद पर सारी चीज़ों को रद्दोबदल करना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हद पे एक इल्ज़ाम हुकूमत पे लग रहा है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मामला आएगा। और लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि क्या हलफ साथ आएगा नहीं आएगा, कुछ इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले मैं अगर मियां साहब आपसे पूछ लूं कि टेक्निकली क्या आप देखते हैं सीनियरिटी का क्या प्रोसेस होगा अगर डोगर साहब और दीगर 2 जजेस की बात हो रही है, 10 से 13 जजेस जो हैं वो हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनको लाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये तो अभी क्या से आई है ना, उनको लाया जाएगा, आप आते हैं यही ना आते, बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आर्टिकल 200 जो आईन पाकिस्तान का है, वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी रजामंदी उसमें हासिल की हो। और उसके बाद फिर वो उनकी मशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं, मुतलका हाई कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस, उनके दोनों चीफ जस्टिस से भी मशावरत की गई, उसके बाद उसकी तैनाती कर सकते हैं वहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आता है कि सीनियरिटी उनकी इंटैक्ट रहेगी या अल्टर हो जाएगी या उनको बॉटम में रखा जाएगा, मेरी इस राय यही है इसमें कि उनकी सीनियरिटी इंटैक्ट रहेगी। वो जो वहाँ से सीनियरिटी लेके आएंगे वो कंटिन्यू करेगी। उनकी पहली अपॉइंटमेंट एज ए जज होगी। अगर वो सीनियर मोस्ट हुए तो फिर उनको नेक्स्ट अगले मरहले में चीफ जस्टिस जो है मुतलका हाई कोर्ट का बनाया भी जा सकता है जहाँ उसको ट्रांसफर किया ठीक है, गया है। आप ये और कानूनी लीगल आप इस पर राय दें। माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। इकबाल हमीद रहमान साहब आए लाहौर हाई कोर्ट से, सरदार असलम साहब आए, एक और थे जज साहब, वो भी वहाँ से आए। रियासत साहब, आपका क्या लीगल पॉइंट है इस पे कि सीनियरिटी इंटैक्ट रहेगी या आपको लगता है कि सीनियरिटी जो है वो उसको, जैसे कमर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नया हलफ होगा, नए सिरे से उनको बॉटम में रखा जाएगा? देखें, मैं तो तंजीला सादात के सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे मैं जाता ही नहीं हूँ। 2 तरीकेकार होते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से देखा जाता है, एज से देखा जाता है। इसको छोड़ दें, सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस साहबान इस वक्त मौजूद हैं
उनमें कमी क्या है, आप रीजंस दे दें। आर्टिकल जरूर मौजूद है जो 200 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर, बिल्कुल मौजूद है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1996 जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रोशनी के अंदर मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो कल हमारे मौजूद जज साहबान ने खत भी लिखा है, एक तो वो रीजन है। दूसरी ये है कि कौन सा मसला है आपको एक जो आजाद अदलिया है, आप उसको अपना एक सबॉर्डिनेट इदारा बना के रखना चाहे। मैं तो कम अज कम इस चीज के हक में नहीं हूँ। हम तो चाहते हैं कि अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस ना की जाए। इन जजेस का ये गुनाह है कि उन्होंने खत लिखा था कि अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस है। उसका नतीजा ये कि मोहसिन अख्तर कैनी को वो चाहते हैं कि जी हम चीफ जस्टिस ना बनाए। मोहसिन अख्तर कैनी साहब आज लेट जाए तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, ये इदारों में नहीं होता। कमर, बाकी ये जो आप भी कह रहे थे कि सिस्टम नहीं चाहता कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने, क्या वजह वही खत है जहां से ये तनाज़ा शुरू हुआ था? दो चीजें मैं जरूर शॉर्टली यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक, मियां साहब ने बात की है कि बेशक सदर के पास इख्तियार है और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से वो किसी दूसरे हाई कोर्ट से जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेज जरूर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, जरूरत के तहत होता है, ये परमानेंटली नहीं होता। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई टेम्परेरी जज किसी हाई कोर्ट में आए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए, और फिर उन्हें अगर वो सीनियर हो, अगर कैरी करे भी सही उनकी सीनियरिटी, तो उनको फिर चीफ जस्टिस बना दिया जाए टेम्परेरी। ये थोड़ा सा मुमकिन नजर नहीं मियां आता। साहब, और दूसरा, ये कानूनी नुक्ता बता रहे हैं कमर, आप एग्री करते जी, हैं ऐसे ही है रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से? ऐसी बात टेम्परेरी का लफ्ज नहीं आया, वो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है। जो पहले आजाद साहब कह रहे थे, जैसे आपने फरमाया कि ओथ, वो तो होता है कि एलिवेशन हो, वो तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपना एक प्रोसीजर है, उसमें लिखा हुआ है 175 ए के तहत वो एक कायदा है। ये तो अपॉइंटमेंट बाय, ये तो ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है। जो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आने के बाद वो उनको एक कंफर्म जज ही तस्वर किया जाएगा, वहां पर वापस उनको नहीं जा सकता। इसका प्रोसीजर के तहत आ रहा है ना, आइन इसको इसको मैंडेट दे रहा है इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उसको ला रहे। तो उसमें सिर्फ कदगन ये लगाई है कि आपने उनकी रजामंदी लेनी जरूरी है। दूसरा ये कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उसमें मुशावरत करनी है, रेलिवेंट कोर्ट्स के दोनों चीफ जस्टिस की, उनकी मुशावरत करने के बाद वो अपॉइंटमेंट हो सकती है, और माजी में भी हुई है। मेरे सदर जो फरमा रहे हैं ना, उनसे मेरी ये दरखास्त है बड़ी अदब के साथ कि सिंध में जो जजेस हुए हैं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड की उनकी तैनातियां कैसे हुई मैं अपने सदर को जाके इन पर्सन बताऊंगा। लेकिन एक मिसाल मैं ऑन एयर कह देता हूँ कि रियाजत हुसैन को वहां पे जज लगाया गया है, जो पहले हाई कोर्ट के जज तैनात हुए, फिर उनको जब 1 साल के बाद उनको कंफर्म करने का टाइम है, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी कि अभी इनको इम्प्रूव करना है। फिर साल देने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया कि इनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि इन्हें हाई कोर्ट का कंफर्म जज किया जाए, वो ड्रॉप हो गए। उसके बाद वो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बन गए, हमारे वाइस चेयरमैन भी रहे। अब 26वीं तरमीम में उन्हीं जज साहब को दोबारा हाई कोर्ट में जज तैनात कर दिया है। ऐसी मिसाल मेरे सदर साहब कोई और पाकिस्तान में 26वीं तरमीम से पहले पेश कर दें, तो जो सजा देने चाहेंगे मेरे सदर साहब उसके लिए हाजिर हो। जी, बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, मियां रऊफ साहब और कमर मेकन, आपने गुफ्तगू सुनी। जी, आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। अदलिया एक ऐसा इदारा है जिससे आवाम की तवक्को होती है कि वहाँ से गैर जानिबदार, शफाफ, मुनसिफाना फ़ैसले आएंगे। लेकिन अगर अदलिया आपस में बटी हुई तकसीम और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ नज़र आएगी, तो उससे पाकिस्तान का अदलिया का इमेज कुछ बहुत बेहतर नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।